नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार सुबह भिवानी से जींद की तरफ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस धनाना गांव के निकट सामने से और पीछे से आ रहे डंपर से टकरा गई। हादसे के बारे में भिवानी के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 30 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। सोमवार सुबह करीबन 10:15 बजे भिवानी से जींद को जा रही हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी डिपो की बस की हाईवा के साथ भिड़ंत हो गई। रोडवेज बस पीछे से और सामने से आ रहे हाईवा के बीच में फंस गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए। घायलों में करीबन आधी महिलाएं हैं। हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि उसी समय प्रशिक्षण ले रहे चालकों की एक बस वहां से गुजर रही थी, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे करीबन 20 युवा चालक सवार थे। ये सभी चालक तुरंत बचाव कार्य में जुटे और बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही जीएम रोडवेज मनोज दलाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई और स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य अपनी टीम के साथ घायलों के उपचार में लगे। सामान्य अस्पताल में हादसे के बारे में जानकारी देते हुए रोडवेज महाप्रबंधक मनोज दलाल ने बताया कि हादसा करीबन 10:15 बजे के आसपास हुआ था। हादसे की सूचना में जिला प्रशासन को दी गई और सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन मुस्तैद हो गया। सिविल सर्जन ने आपातकालीन विभाग में कार्यरत सभी चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को अलर्ट मोड पर लिया और स्ट्रेचर बाहर रखवाए। जैसे ही घायलों को अस्पताल लाया गया, उसके साथ ही चिकित्सकों की टीम घायलों के उपचार में जुट गई। खुद सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य घायलों के उपचार में लगे और 15 मिनट में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया। खाजूरन के आगे आ रहे हैं। कोई अनुमान को नहीं उनका। किस किस का हादसा हुआ? बस का और ट्रक का। कहाँ से हुआ यार? ये धनाना से निकलते ही 2 किलोमीटर आगे। कितने एक लोग हैं घायल होने के? भाई 10-12 तो लिया है कि मैं और काटने लग रही, 2-3 गाड़ी जा रही है। भिवानी से जींद जा रही थी सर। हाँ जी सर, ये धनाना के ताल्लुक के बीच में हुई है सर। कितने यात्री घायल हुए? यात्री तकरीबन के लगी हुई है। एक्सीडेंट हुआ है भाई? हाँ, बस वाले की गलती है सर। हाँ। बस का और क्या हुआ है? बस का एक्सीडेंट और क्या गिला हुआ है? ट्रक थे सर, 2 ट्रक के साथ हुआ। ड्राइवर से? हाँ जी सर, क्या लगा ओवरटेक के चक्कर में। इसमें हम बड़ा दुख खेद करते हैं जो हादसा हुआ है। हमारे पास अभी 15 के पेशेंट आए हैं, जिसमें एक कैजुअल्टी है। 14 का ट्रीटमेंट सही चल रहा है, सभी की बैंडेज हो गया है और दवाइयाँ लग दी हैं। सभी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक उनकी कंडीशन स्टेबल है। दुर्भाग्यपूर्ण एक आदमी जिसकी ज़्यादा चोट लग रही है कान, वो ब्रॉड डेड आया। रोड भी पेशेंट आने वाले हैं। जो भी पेशेंट आएंगे उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी है। मैं भी हूँ, हमारे सारे जितनी टीम है वो अलर्ट है। ये भिवानी जींद जो रूट है उसके ताल्लुक धनाना के नज़दीक ये हादसा हुआ है और हादसे के लगभग 15 मिनट बाद ही मैं और टीएम साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए थे। और ये ओवरटेकिंग का मामला लगता है शुरुआती तौर के ऊपर। और 2 अच्छी बातें इसमें ये रही हैं कि हमारी जो चालक प्रशिक्षण के 15 से 20 युवा साथियों ने और एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने बहुत ही त्वरित ढंग से कार्य किया है, जिससे लगातार जो वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी या लोग फंसे हुए थे, उस बस को काट करके उनको बाहर निकाल लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक व्यक्ति अभी सीएम साहब बता रहे थे कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी उनकी जल्दबाज भरी कार्रवाई की वजह से वो सुरक्षित यहाँ एडमिट करा दिए गए हैं। शुरुआती तौर पे हमें जानकारी ये मिली थी वहाँ के लगभग 30 से के करीबन लोग इंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ 15 पहुँचे हैं। हो सकता है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हों या माइनर सी इंजरीज़ उनको हों। और अभी हम सीएमओ साहब की पूरी टीम ये अभी शुरुआती तौर पे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सिर्फ ये थी कि हम किसी भी तरह से उन सभी जो घायल लोग हैं
उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। ये चीज़ें बाद की हैं, हम उस पर बाद में जांच करेंगे कि किस रूप में गलती है। बस का कंडक्टर ड्राइवर की क्या हालत है? उनको चोटें उनको भी लगी हैं, लेकिन उनको उतनी गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के तहत वो बच चुके हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अब फ़िलहाल की स्थिति ये है कि हमारे सभी रोडवेज़ के कर्मचारियों ने रक्त का प्रबंध भी कर लिया है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे 50 से 60 साथी एकदम यहाँ तैयार खड़े हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी की व्यवस्था के लिए हम रक्तदान ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ हर तरह की जो व्यवस्था है उससे हम लगातार नज़र रखे हैं। डीसी साहब लगातार नज़र रखें। डीसी साहब ने निर्देश दिया है कि हम यहाँ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सारी व्यवस्थाओं पर नज़र। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स, साथ में 60 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य विभाग लगाएगा शीघ्र तीसरी प्रिकॉशनरी वैक्सीन। यह कहना है जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सुनील कुमार का। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी डोज केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद 9 महीने पूरे कर लिए हैं। अब तक हेल्थ विभाग कोरोना की वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। कुछ ने तो पहली डोज भी नहीं ली। सरकार ने सख्ती भी की है कि जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं ले रहे उन्हें किसी जगह भी आने जाने की अनुमति ना दी जाए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकार ने इस डोज का नाम प्रिकॉशनरी डोज रखा है। उन्होंने बताया कि कोविड लगातार फैल रहा है, ऐसे में ये डोज बूस्टर का काम करेगी। उन्होंने बताया कि ये डोज शुरुआत में केवल उन्हीं को दी जा रही है जिन्हें 9 महीने पहले दूसरी डोज लगी थी या फिर उन्हें 39 हफ्ते का समय हो चुका है। ये डोज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ही दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कोविड जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये सभी को दी जाए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये शुरू में केवल उन्हीं को दी जाए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि मधुमेह, हार्ट की बीमारी या फिर अन्य बीमारी से। ऐसा है, सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें गाइडलाइन कल पोर्टल अपडेट कर दिया है, उसके अंदर जिसने भी सेकेंड डोज लगवाई है और उसको 9 महीने या 39 वीक्स हो चुके हैं सेकेंड डोज से, तो वो अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको ड्यू डेट भी दिखाई देगी वहाँ पर। और इस डोज़ का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रिकॉशनरी डोज के हिसाब से रखा है। ये डोज़ हेल्थ केयर वर्कर जो पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए भी खुली है, और 60 साल से ऊपर के जो बंदे हैं, 60 साल या उससे ऊपर के जो बंदे हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, जैसे मधुमेह है, हार्ट की दिक्कत है, उनके लिए भी ये खुलेगी। लेकिन इसमें ये है कि जो सेकेंड डोज है उससे 39 हफ्ते या 9 महीने उनके होने पे ही वो ड्यू दिखाई देगी। इनको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पे जहाँ भी कैंप चल रहा है वहाँ पर वो लगवाएं। डोज़ वही लगेगी उनको जो उनको सेकेंड डोज लगी है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन। सर क्या मानते हैं कि देखिए ऐसा है, नॉर्मली हम जो वैक्सीन लगाते हैं बच्चों में भी हमारा UIP प्रोग्राम चल रहा है कई सालों से, और जो वैक्सीनेशन का उसूल ये है कि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको हर साल एक बूस्टर डोज देने से इम्यूनिटी लेवल जो है बना रहता है। सरकार ने ये जो डोज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर या फिर 60+ जो कोमॉर्बिड हैं उनमें चलाई है, उसका कारण यही है कि ये लोग ज़्यादा जो हैं कोविड जब फैलेगा, जिस तरह की परिस्थितियाँ आई हैं, तो ज़्यादा एक्सपोजर इन लोगों का होगा। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने बीते दिनों पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सुरक्षा में चूक में गांधी परिवार का षड्यंत्र करार दिया। वहीं उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की केंद्र सरकार से मांग की। बीते दिनों पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पंजाब सरकार सुरक्षा में किसी तरह की चूक न होने का दावा कर रही है, तो भाजपा के मंत्री सुरक्षा में चूक और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने 2 कदम आगे रखते हुए इसे PM मोदी के खिलाफ गांधी परिवार का षड्यंत्र बताया। आज भिवानी अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि PM मोदी को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से खतरा है। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा न देना और CM चन्नी द्वारा पूरे मामले की जानकारी प्रियंका गांधी को देना संदेह में है। उन्होंने कहा कि PM की सुरक्षा में चूक की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा दी जाए और ओछी राजनीति करने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए।
इसके साथ ही जेपी दलाल ने दावा किया कि जिस प्रकार से मोदी नेतृत्व में पूरे देश में विकास कार्य हुए हैं, देश का गौरव बढ़ा है, उससे लोग खुश होकर पांचों राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने बीते सप्ताह हुई बारिश से पूरे हरियाणा के किसानों के चेहरे खिलने की बात कही। साथ ही खरीफ की बर्बाद फसलों का मुआवजा न मिलने पर हो रही राजनीति पर जेपी दलाल ने कहा कि सीएम ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और जल्दी ही बढ़ी हुई मुआवजा राशि किसानों को मिल जाएगी। लोग उससे संतुष्ट हैं और लोगों को ये पूरा भरोसा हो गया है कि भाजपा के सरकारें जो हैं मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, देश की शिक्षा नीति में सुधार हुआ है, देश का विदेशों के अंदर मान बढ़ा है और तेज़ गति से जो है प्रगति हो रही है, उसको देखते हुए लोग संतुष्ट हैं और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है उसको रिपीट करना चाहते हैं और जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। कुछ रोज पहले सारी दुनिया को पता है कि 135 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जो तरह तरह की एजेंसियां हैं उनसे खतरा है और पंजाब में जो पंजाब की सरकार ने जो उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी उसमें जो चूक की है वो एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करा करके दोषियों को सज़ा दिलाएगा और भविष्य में भी इस तरह की जो घटनाएं करते हैं, उच्ची राजनीति करते हैं जिन पार्टियों के लोग हैं, मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि उनको पकड़वाएं। मैं तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, उनके लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा और खाद की जहां तक बात है, जितनी खाद आपको ज़रूरत होगी मैं उपलब्ध कराऊंगा। यूरिया की देश में प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है और जितनी खाद आज तक पिछले 5 सालों की औसत मिली है उससे ज़्यादा खाद मैं दे चुका हूं। भारत सरकार ने 31 जनवरी तक भी पिछले सालों में जो खाद मिली है उससे ज़्यादा देने का वायदा किया है। सोमवार को बीटीएम चौक स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियम 134A के तहत बच्चों के दाखिलों को लेकर निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में उपस्थित स्कूल संचालकों व प्रतिनिधियों को नियम 134A के तहत बकाया बचे दाखिलों को शीघ्र करने के निर्देश दिए। यूं तो शिक्षा विभाग द्वारा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। इसी सब के बीच आज एक बैठक का आयोजन बीटीएम चौक स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया गया, जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को 3 दिन का समय देते हुए 134A के तहत बच्चों को दाखिला देने के कड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नियम 134A के तहत जिले में 2184 बच्चों के एडमिशन होने थे, जबकि अब तक सिर्फ 918 बच्चों के दाखिले लिए गए हैं और 248 रिजेक्ट हुए हैं और 1018 दाखिले अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने 13 जनवरी तक का समय देते हुए सभी विद्यालयों को इन बच्चों के दाखिलों के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं जब इस बारे में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने वही रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक सरकार के साथ उनकी मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनेगी वे दाखिले नहीं लेंगे। आज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट स्कूलों की 134A के एडमिशन को लेकर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों ने क्लियर कर दिया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ हैं और जब तक एसोसिएशन हरियाणा सतर पर इसका एडमिशन का फैसला नहीं लेती तब तक प्राइवेट स्कूल दाखिला नहीं करेंगे। और अभी हमारी 2-3 दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई है। एक हमारी मीटिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ होनी है, जिसके लिए उन्होंने हमारी प्रतिनिधिमंडल की नाम मांगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने वहां बैठकर 134A की हमारी फ़ीस की जो डिमांड है कि हमारा 9 से +2 का पैसा दिया जाए और 134A का जो 6 साल का दूसरी से 8वीं कक्षा तक का जो पैसा पेंडिंग है वो रिलीज़ किया जाए। हम इन बच्चों के विरोध में नहीं हैं, हम इन बच्चों का दाखिला हम करना चाहते हैं। हमने पहले भी 6 साल बिना पैसे के हमने पढ़ाए हैं। तो आज हम कोरोना काल में स्कूल बड़े परेशान हैं
और परेशानी में सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और 134 का पैसा रिलीज़ करके इन बच्चों को भी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखवाना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की भी मदद करनी चाहिए। सर क्या मामला है, कितने बच्चे हैं अब तक आपके पास पढ़ रहे हैं, आप कितने नए बच्चों का एडमिशन स्कूलों में है? आज की डेट में 2.5 लाख बच्चा हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। कई अधिकारी या जो भी स्वयंभू संगठन है वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि 134 में एडमिशन नहीं हो रहे। हम तो इस साल के एडमिशन नहीं कर रहे, जो पिछले हमारे बच्चे 6 साल से पढ़ रहे हैं वो तो अगली क्लासों में प्रमोट हो रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं हमारे स्कूलों में। तो 2.5 लाख बच्चा आज भी हमारे प्राइवेट स्कूलों में इस प्रकार के जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। और 2.5 लाख बच्चों की शिक्षा आज भी हमारे सुचारू रूप से प्राइवेट स्कूलों में चल रही है। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? 1-2 दिन में हमारी मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से जो भी मीटिंग होगी वहाँ हम उनके बाद फैसला लेंगे। तब तक एडमिशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सभी पूरे हरियाणा की एसोसिएशन एक मत है कि जब तक ये फैसला नहीं होता पूरी तरह से सरकार के साथ, हम 134 में कोई एडमिशन नहीं करेंगे। मीटिंग का एजेंडा ये था कि हमने खंड भिवानी के सभी प्राइवेट स्कूलों की एक मीटिंग बुलाई थी, विशेष तौर पर उन स्कूलों की जिन्होंने 134 में एडमिशन देने में काफ़ी कम संख्या जो है दर्शाई है पोर्टल के ऊपर, उन स्कूलों को बुलाया गया था। अभी हमारा करंट स्टेटस ये है कि 2184 बच्चों का एडमिशन हुआ है पूरा भिवानी ज़िले के अंदर, और जिसमें एडमिशन अभी 918 बच्चों का हुआ है। 248 बच्चे रिजेक्ट हुए हैं विभिन्न कारणों से, और 1018 बच्चे अभी बकाया हैं जिनका एडमिशन किया जाना बाकी है। तो हमने सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश जारी किए हैं कि तुरंत इन बच्चों का एडमिशन करें, और अगर कोई विद्यालय एडमिशन नहीं देता है तो उसके खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अंतिम पत्र लिखा है हमने। पत्र में हमने यही वर्णित किया है कि आपको एक अंतिम मौका दे रहे हैं, आप तुरंत एडमिशन करें, और एडमिशन करने के बाद पोर्टल पर जो बच्चे जो है एलोकेटेड दिखा रखे हैं उनको या तो एडमिट करें, और अगर आपके पास जेन्युइन कारण है रिजेक्शन का तो आप उनको रिजेक्ट करें। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स द्वारा अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सितंबर महीने से सरकार के खिलाफ आंदोलनरत कर्मचारियों को सरकार द्वारा हटाने के आदेशों के खिलाफ 12 जनवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सर्व कर्मचारी संघ द्वारा बड़े फैसले का ऐलान किया गया है। इस अवसर पर आगामी रणनीति बनाते हुए सर्व कर्मचारी संघ प्रतिनिधि अनिल डागर, सुभाष कौशिक व लोकेश कुमार ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान मंगलवार का किया है। संघ ने इसके साथ ही 12 जनवरी को जेल भरो आंदोलन का भी पुरजोर समर्थन किया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने लघु सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी कर्मियों के धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष जताया। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मांगों का समाधान कर हड़ताल समाप्त कराने की बजाय विभाग द्वारा बर्खास्तगी के नोटिस जारी करने की घोर निंदा की। उन्होंने सरकार को चेताया कि हड़ताली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का जितना दमन करेंगे आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। संदीप सांगवान, राज्य ऑडिटर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की एसोसिएशन का लगातार 33वें दिन से आंदोलन जो हड़ताल चल रही है उसका समर्थन करने के लिए आए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज सरकार से जो बातचीत चल रही है, अगर उसमें कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उनका लागू नहीं होती, समाधान नहीं होता, तो कल सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी कर्मचारी भी किसानों की तरफ पर निर्णायक आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हमने मांग को शामिल किया है कि न्यूनतम वेतन 24,000 लागू हो, 2018 का समझौता लागू हो और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए आने वाली 23-24 फरवरी को पूरे देश में किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, छात्र 2 दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारी हड़ताल को 33 दिन हो गए हैं और हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि जो सरकार हमें दे ना सके। और आज हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी समर्थन कर दिया है और आने वाले समय में हर कर्मचारी हमारे साथ होगा। अगर हमारी मांगों का पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारा ये प्रदर्शन और हमारी धरना लगातार जारी रहेंगी।
सोमवार को खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना महामारी के 22 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 1400 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस को अपनाने की अपील की है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दस्तक देते ही भिवानी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। इस बारे में बीती शाम तक आए संक्रमित मरीजों के बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि रविवार को 22 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 87 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में रविवार को 1400 लोगों के सैंपल भी लिए गए। उन्होंने शहरवासियों से तीसरी लहर से बचाव करते हुए कहा कि सावधानियों को अपनाएं और उसके साथ साथ अपने आप को कोरोना से बचाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।